पुतिन की जीत के बाद यूरोप में टेंशन बढ़ गई है। ब्रिटेन और पोलैंड की हाई लेवल मीटिंग हुई है। जर्मनी की खुफिया रिपोर्ट पर यह अहम मीटिंग बुलाई गई। नेटो पर हमले की तैयारी में है दरअसल रूस। ये रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद हड़कंप मचा है नेटो के भीतर। रूस में पुतिन समर्थक लगातार उनकी 5वीं जीत का जश्न मना रहे हैं और यूरोप के कई देशों से लेकर ब्रिटेन तक चिंता मंडराने लगी है। दुनिया भर के थिंक टैंक महामंथन में जुटे हैं। कई देशों की खुफिया एजेंसी पुतिन के 5वें कार्यकाल की एक्शन रिपोर्ट पेश कर चुकी है। खुफिया रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि 5वें कार्यकाल में पुतिन नेटो संहार का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं और बहुत जल्द रूसी सेना नेटो सदस्य देशों पर हमला कर सकती है। रूस से मुकाबले के लिए नेटो ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। क्या है पुतिन का नेटो ध्वंस ऑपरेशन, इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा और नेटो देशों ने आत्मरक्षा के लिए कैसी व्यूह रचना की है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। निश्चित था कि 5वीं बार भी रूस की सत्ता व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन के हाथ होगी। और इस विजय के साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि स्टालिन के बाद रूस के सबसे शक्तिशाली नेता की महत्वाकांक्षा का यूरोप युग आरंभ हो चुका है। पुतिन सत्ता की पुनर्स्थापना के बाद ही यूरोप से वॉशिंगटन तक तनाव व्याप्त हो गया। ग्लोबल मीडिया में पुतिन की जीत का अर्थ है यूरोप का विनाश। अपने विजय भाषण में ही पुतिन ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। नेटो के साथ सीधे संघर्ष के बारे में पुतिन ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। पुतिन के बयान के मतलब है नेटो से सीधे युद्ध के लिए रूस तैयार है। युद्ध हुआ तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से हिचकेगा नहीं। रूस के विजय पथ में बाधा बनने वालों को यह पुतिन की चेतावनी है। पुतिन की महत्वाकांक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने वाले यूक्रेन ने दावा किया है कि 5वें कार्यकाल में पुतिन का लक्ष्य नेटो संहार है। यह है यूक्रेन की पूर्व सांसद और वर्तमान में थिंक टैंक संस्था हेनरी जैक्सन सोसाइटी की मैनेजिंग डायरेक्टर एलियोना हलिपको। इन्होंने कहा है कि पुतिन 5वें कार्यकाल में यूरोप में नेटो को तोड़ना चाहते हैं। 2030 तक सत्ता अब पुतिन के हाथ है। स्टालिन के बाद पुतिन क्रेमलिन में सबसे लंबे समय तक रहने वाले शासक हैं। पुतिन रूस के सबसे बड़े नेता बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। पुतिन इतिहास के तौर पर अपनी गौरवशाली विरासत छोड़ना चाहते हैं। यह तय है कि इस कार्यकाल में वो नेटो देशों पर सीधे हमले करेंगे। पुतिन यूक्रेन युद्ध में बाधा बन चुके नेटो संहार का प्लान भी तैयार कर चुके हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट है कि रूस बहुत जल्द नेटो पर हमला कर सकता है। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और उन नेटो देशों को भी चुन लिया गया है जिन पर हमले होने हैं। जर्मन खुफिया रिपोर्ट और ब्रिटेन के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि पुतिन की सेना नेटो संहार का अभियान बाल्टिक देशों से करने वाली है। बाल्टिक देशों पर हमला करने के बाद उनका अगला टारगेट भी तय है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हथियारों की तैनाती हो चुकी है।
ने 3 तरफ से नेटो देशों पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जर्मनी और ब्रिटेन का दावा है रूसी सेना लातविया, एस्टोनिया पर सबसे पहले हमला करेगी। उसके बाद बेलारूस की जमीन से लिथुआनिया पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। वायुसेना के साथ साथ टैंक और इन्फेंट्री बटालियन दूसरे मोर्चे से हमला शुरू करेंगे। तीसरे फ्रंट यानी सुवाल की गैप से सटे रूस के क्लाइनिनग्राड बेस से लिथुआनिया पर जमीनी हमले शुरू हो जाएंगे। बाल्टिक देशों पर हमले के साथ साथ रूस पोलैंड पर भी हमले करेगा। बेलारूस और रूस की संगठित सेना पोलैंड पर जमीन से हमले करेगी और मिसाइलें बरसाई जाएंगी। कैलिनिनग्राड से भी रूसी सेना पोलैंड की तरफ कूच करेगी और हमले शुरू कर देगी। रूस के पास नेटो देशों से सीधी जंग शुरू करने का आधार भी है। नेटो देश फ्रांस के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि यूक्रेन में नेटो सेना भेजने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन पुतिन खुद ये कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में नेटो सैनिक उतर चुके हैं। पुतिन ने विजय संदेश में 2 बार इस बात के संकेत दिए कि अभी महाविनाश नहीं हुआ है और अगर उनकी शर्तों पर समाधान नहीं होता तो ये निश्चित हो जाएगा। नेटो भी ये तय मान रहा है कि रूस कभी भी यूरोप के देशों पर हमला कर सकता है और इसलिए नेटो ने भी रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। नेटो रोमानिया के मिहाइल कोग्निचानु एयरबेस को विकसित कर रहा है। इस एयरबेस पर रनवे से कुछ दूर खाली पड़े इलाके में नए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं। यहां नेटो सैनिक और हथियारों की तैनाती होने वाली है। 22,000 करोड़ रुपए की लागत से यहां नए रनवे, एयरक्राफ्ट हैंगर, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अस्पताल बनाए जा रहे हैं। यहां 10,000 सैनिकों के परिवार रह सकेंगे। बाल्टिक, यूरोप और नॉर्डिक देशों के साथ साथ रूस सबसे बड़ा खतरा ब्रिटेन के लिए है। ब्रिटेन रूस के हमले से बचने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश आर्मी के जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने कहा है कि सिटीजन आर्मी यानी नागरिक सेना बनाना जरूरी है। जनरल के मुताबिक ब्रिटेन में हर नागरिक को युद्ध लड़ना अनिवार्य कर देना चाहिए। इसके साथ ही ब्रिटेन पर रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव है। इधर नेटो अपना किला मजबूत कर रहा है और उधर पुतिन के नो लिमिट पार्टनर चीन ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर रूस पर नेटो का हमला होता है तो चीनी सेना युद्ध के लिए तैयार है। संकेतों से साफ है कि पुतिन के 5वें कार्यकाल में विश्व युद्ध की आशंका बहुत तेज हो गई है और दुनिया परमाणु जंग के मुहाने पर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूस के शहरों पर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिली। यूक्रेन ने बेलगोरेद कुसर्क पर दागे 22 ड्रोन। रूस का दावा 17 ड्रोन मार गिराए गए रूस द्वारा। पलटवार में रूस ने खार्किव और सुमी पर दागी है मिसाइल। जहां एक तरफ पुतिन के 5वीं बार राष्ट्रपति बनने से रूस में जश्न का माहौल है, तो वहीं रूस के पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में खौफ पसरा हुआ है। यूक्रेनी सेना सहमी हुई है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सन्न है क्योंकि नए कार्यकाल के साथ ही यूक्रेन में किसी भी वक्त दहन काल का आगाज हो सकता है और जानते हैं इसके लिए पुतिन ने भी विध्वंसक तैयारी कर ली है। यूक्रेन के गुनाहों का चुन चुनकर हिसाब लेने के लिए हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है। आखिर कैसे पुतिन के बारूदी प्रकोप से आधे से ज्यादा यूक्रेन होगा राख, देखिए इस रिपोर्ट में।
पांचवी बार पुतिन के रूस की सत्ता पर काबिज होने के साथ ही यूक्रेन के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि इस ऐतिहासिक जीत के साथ प्रेसिडेंट पुतिन प्रतिशोध का नया फेज शुरू करेंगे। जिसका साफ और सीधा मकसद है यूक्रेन के हर गुनाह, हर वॉर क्राइम का हिस्सा, वो भी विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। पुतिन के प्रकोप से यूक्रेन का बचना करीब करीब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि चुनावों में जीत का परचम लहराने के साथ ही पुतिन का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। लिहाजा अब यूक्रेन पर फुल फ्लेजेड अटैक होगा, वो भी अलग अलग फ्रंट पर। जी हां, अब तक यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, मगर अब पुतिन ने रूसी डिफेंस को यूक्रेन के उत्तर पूर्व इलाके पर भी हमले का ऑर्डर दे दिया है। मतलब ये कि यूक्रेन की राजधानी कीव से ओडेसा रीजन तक के इलाके में रूसी ब्रिगेड बारूदी तांडव मचाएगी। विध्वंसक हथियारों से करीब 50% यूक्रेन में तबाही मचाएगी। पुतिन अपने आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं, मगर इस बार यूक्रेन पुतिन का बारूदी ताप पहले से ज्यादा घातक अंदाज में देखेगा। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के षड्यंत्रों की पूरी कुंडली तैयार कर रखी है। और जानते हैं, अब की बार पुतिन अपने हर सैनिक, हर हथियार, हर लड़ाकू विमान और हर जंगबाज की तबाही का बदला लेंगे। वैसे तो रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, मगर जब से 2024 का आगाज हुआ तब से यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव से रूसी डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचाया। जी हां, यूक्रेनी डिफेंस ने जनवरी 2024 से अब तक रूसी वायुसेना के करीब 16 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस को एक IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान बेलगोरोद में ध्वस्त किया, जबकि एक A-50 टोही विमान को मिसाइल हमले के जरिए आसमान में शॉट डाउन कर दिया। अगर बात रूसी नौसेना के जंगबाजों की करें तो जनवरी 2024 से अब तक रूस की ब्लैक सी फ्लीट के करीब 3 युद्धपोत यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन ने सी ड्रोन के जरिए रूसी नौसेना के सरगई कोदोव, जो कि एक पेट्रोलिंग युद्धपोत था, उसे नेस्तनाबूद किया। रूसी विध्वंसकों के साथ साथ यूक्रेनी सेना ने रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया। जी हां, जनवरी 2024 से अब तक रूस की 13 ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन हमला कर चुका है। आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस के लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान, टोही विमान और समुद्री जंगबाजों की बलि ली। लेकिन अब पुतिन ने साफ ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन जिससे चाहे मदद मांग ले, किसी भी मुल्क से हथियारों की खेप मंगा ले, मगर अब यूक्रेन का कोना कोना बारूद से पाट दिया जाएगा।
यूक्रेन के हर गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुतिन ब्रिगेड अब यूक्रेन से सटे सरहदी इलाकों पर सुरक्षा घेरा भी तैयार करेगी। जी हां, यूक्रेनी बॉर्डर से सटे इलाकों पर सैनिकों की तादाद बढ़ेगी। बेलगोरोद और कुर्स्क रीजन में मिसाइलों की तैनाती होगी। वहीं यूक्रेन के हमले वाले इलाकों को बफर जोन बनाया जाएगा। यानी जिस तरह बीते एक सप्ताह से बेलगोरोद और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना हमले कर रही थी, रूसी विद्रोहियों का बारूदी कोहराम चरम पर था। अब उन इलाकों को नो मैन्स लैंड बनाया जाएगा। और बेलगोरोद कुर्स्क के रास्ते यूक्रेन में पुतिन की फौज दाखिल होगी। मतलब ये कि जिस तरह पूर्वी यूक्रेन के अवदीव्का, डोनेस्क और लुहांस्क को पुतिन ने अपने बारूदी ताप से राख किया, ठीक उसी तरह अब कीव से लेकर ओडेसा तक का इलाका यानी आधे से ज्यादा यूक्रेन पुतिन के प्रचंड प्रहार से थर्रा जाएगा। क्योंकि 6 मई को व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लिहाजा उससे पहले रूसी डिफेंस यूक्रेन में इतना बारूद बरसाएगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर बरसाए हैं बॉम्ब। इस वक्त की बड़ी खबर, Su-34 से सूमी में कमांड पोस्ट पर M62 बॉम्ब गिराए गए। हमले में यूक्रेन की कमांड पोस्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आज रात कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है, ये जानकारी मिल रही है। चुनाव जीतने के बाद पुतिन की पहली प्राथमिकता रूस में घुस चुके विद्रोहियों को खत्म करना है। पुतिन का हस्ताक्षर हो चुका है और मिशन की शुरुआत कर दी गई है। बेलगोरोद में भीषण जंग चल रही है। रूसी सेना हवा और जमीन दोनों से विद्रोहियों पर आग बरसा रही है। लेकिन इन 15 दिनों में रूस ने जो नुकसान उठाया है वो बहुत बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस की आधी से ज्यादा बड़ी रिफाइनरी बंद हो गई है। तेल की सप्लाई पर इसका बड़ा असर पड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती बेलगोरोद और कुर्स्क से हो रहे ड्रोन हमलों से निपटना है। रात के अंधेरे में हवा को चीर कर आगे बढ़ता एक छोटा सा विध्वंसक। रडार को चकमा देकर आगे बढ़ती यूक्रेन की एक ऐसी मशीन जिसके जमीन छूते ही भड़क उठती है ज्वाला। यूक्रेन के घातक ड्रोन्स ने वो कर दिखाया है जो ब्रिटिश मिसाइलें नहीं कर सकी। यूक्रेन के ड्रोन ज़ेलेंस्की की वो हसरत पूरी कर रहे हैं जिसकी चाहत में ज़ेलेंस्की नेटो के सामने लॉन्ग रेंज हथियार देने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। ये देखने में बेहद छोटे हैं, इनमें विस्फोटक भी बेहद कम होते हैं, लेकिन धमाका किसी मिसाइल से भी कई गुना ज्यादा हो रहा है।
वजह है यूक्रेन की रणनीति। ज़ेलेंस्की ने ड्रोन से ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जहां धमाके के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। यूक्रेन के तमाम ड्रोन रूस की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से ताबड़तोड़ अटैक में रूस के कई अहम इलाकों को टारगेट किया गया। ऑयल रिफाइनरी, गैस पाइपलाइन, एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, एयर डिफेंस फैक्ट्री, मॉस्को के एयरपोर्ट। यूक्रेन अगर ड्रोन से किसी रिहायशी इलाके में हमला करेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन तेल और गैस के भंडार वाले इलाकों को टारगेट कर रहा है। तेल के जिन ठिकानों पर एक छोटी सी चिंगारी से धमाका हो सकता है, वहां 15 से 20 किलो के विस्फोटक से धमाका बड़ी तबाही ला रहा है। यूक्रेन की रणनीति से उसे एक और फायदा हो रहा है। यूक्रेन पर आम लोगों की हत्या का आरोप नहीं लग रहा। रूस यूक्रेन के हमलों को लेकर सहानुभूति नहीं ले पा रहा। आम लोगों की जगह रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। किसी ड्रोन के हमले से किसी रिहायशी इमारत का कुछ हिस्सा ही क्षतिग्रस्त होता है, उसे दोबारा आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन किसी ऑयल रिफाइनरी को बनाने में कई महीनों का वक्त लगता है और भारी भरकम खर्च आता है। रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यूक्रेनी ड्रोन की रेंज। इस बार यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। यूक्रेन की सीमा से 800 से 1000 किलोमीटर दूर मौजूद रिफाइनरी पर भी हमले हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन रूस की कुल रिफाइनरी में से आधे को भस्म कर चुका है। यूक्रेन का हमला जारी रहा तो जल्द ही रूस बहुत बड़े तेल संकट से घिर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि कितनी रिफाइनरी भस्म हो गई और यूक्रेन के कौन से हथियार इस वक्त तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस की 30 बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से आधे को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन का ड्रोन हमला 15 ऑयल रिफाइनरी को भस्म कर चुका है। ज्यादातर हमले यूक्रेन बॉर्डर के आसपास हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसी ऑयल रिफाइनरी भी टारगेट बनी जो यूक्रेन की सीमा से 750 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा 900 किलोमीटर दूर 2 रिफाइनरी को भी यूक्रेन टारगेट करने में कामयाब हुआ। यूक्रेन के पास इस वक्त कई लॉन्ग रेंज के ड्रोन हैं। UJ-22 ड्रोन 20 किलोग्राम विस्फोटक के साथ उड़ सकता है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। इसके अलावा UJ-26 बीवर ड्रोन से भी यूक्रेन हमला कर रहा है। ये ड्रोन भी 20 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। यूक्रेन के पास AQ-400 साइड ड्रोन भी है। इसमें 32 किलो विस्फोटक लोड हो सकता है और इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। यूक्रेन की सेना R-15 ड्रोन से भी लैस है। ये ड्रोन 15 किलो के विस्फोटक से हमला करता है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। यूक्रेन का यूती ड्रोन बेहद घातक है क्योंकि ये 75 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ सकता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। यूक्रेन के पास फिलहाल 1000 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन हैं, लेकिन रूस में इनसे भी ज्यादा दूरी तक हमले हो रहे हैं। इसकी वजह बेलगोरोद और कुर्स्क में मौजूद विद्रोहियों को माना जा रहा है। रूस की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस में घुसे विद्रोही यूक्रेनी ड्रोन से लैस है। कुर्स्क और बेलगोरोद से ड्रोन हमले हुए। एयर डिफेंस सिर्फ यूक्रेन की सीमा पर तैनात है, इसलिए यूक्रेनी ड्रोन के हमले कामयाब हुए।
रूस में घुसे विद्रोही कुर्स्क तक पहुंच चुके हैं। कुर्स्क के इलाके यूक्रेन की सीमा से 428 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 1000 किलोमीटर के रेंज वाले ड्रोन रूस में यूक्रेन की सीमा से 1500 किलोमीटर तक पहुंच पा रहे हैं। विद्रोहियों के हमले की वजह से ही शनिवार की रात को यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को के एयरपोर्ट तक पहुंच गए। हालांकि मॉस्को की सुरक्षा में कई एयर डिफेंस की तैनाती है, इसलिए ड्रोन से एयरपोर्ट पर धमाके नहीं हो सके। रविवार को क्रास्नोदर के इलाके में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ था। यह यूक्रेन बॉर्डर से 800 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस के लिए अब सबसे बड़ी चिंता रूस की जमीन से ही हो रहे ड्रोन हमले हैं। वोटिंग के आखिरी दिन बेलगोरोद में कई हमले हुए। बेलगोरोद की सड़क पर धमाकों से दहशत मची। बेलगोरोद के एक अपार्टमेंट पर भी रॉकेट से हमला हुआ। चुनाव खत्म होने के बाद रूस में घुसे विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है। बेलगोरोद और कुर्स्क को रूस की सेना ने घेर लिया है। बेलारूस और आर्टिलरी से जबरदस्त गोलाबारी की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को टारगेट तय करके हमले का निर्देश दिया है, ताकि रूस के अपने शहरी खंडहर में तब्दील ना हो जाएं। यही वजह है कि रूस हवाई हमले कर रहा है। रूस में रशियन वॉलंटियर कोर को बैन कर दिया गया है। 2500 विद्रोहियों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई गई है। विद्रोहियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। रूस ने दावा किया है कि अब बेलगोरोद से और विद्रोहियों के घुसने की गुंजाइश नहीं है। रूस ने बेलगोरोद बॉर्डर पर सेना की भारी तैनाती कर दी है। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 1000 सैनिकों को मारने का दावा किया है। बेलगोरोद में घुसने की कोशिश कर रहे 150 सैनिकों को भी खत्म कर दिया गया है। रूस अब यूक्रेन की सीमा पर एक बफर जोन बनाने जा रहा है। चुनाव के बाद एक बार फिर यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस समय सबसे भीषण जंग बेलगोरोद में जारी है, जहां सेना और विद्रोहियों के बीच दिन रात युद्ध चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ब्लैक सी में रूस को अभी तक जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसीलिए अब रूस ने नई रणनीति बनाई है, जिसमें क्रीमिया को अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा सेवेस्तोपोल से लेकर स्नेक आइलैंड तक युद्धपोत की तैनाती की जा रही है और उन पर ऐसी मशीन गन लगाई जा रही है जो यूक्रेन के सी ड्रोन का खात्मा कर सकती है। यानी रूस अब काले सागर में बड़ी तैयारी कर चुका है, जिससे ब्लैक सी फ्रंट पर भी यूक्रेन को पीछे धकेल सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के साथ मिलकर ब्रिटेन ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे काले सागर में बारूदी जलजला आ सकता है। जिस काले सागर से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, अब वही काला सागर फिर से धधकने वाला है। युद्ध का मोर्चा फिर से काले सागर में खुलने जा रहा है। और इसके लिए रूस जबरदस्त तैयारी कर रहा है। ये तस्वीर उसकी गवाह है, जब रूस के रक्षा मंत्री ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पहुंचे। उनके साथ नेवी के कमांडर इन चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेयेव भी साथ थे। ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर को हाईटेक बनाने का प्लान वाइस एडमिरल सर्गेई पेंचुक ने ब्रीफ किया, जबकि इससे पहले इसका ब्लूप्रिंट शोइगु ने प्रेसिडेंट पुतिन से अप्रूव कराया था।
ब्लूप्रिंट के मुताबिक क्रीमिया की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य घेरा बनाया जाएगा। सेवेस्तोपोल पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की जाएगी। सेवेस्तोपोल पर बॉम्बर की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा घेरा स्नेक आइलैंड तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही सभी छोटे युद्धपोतों को बड़ी कैलिबर मशीन गन से लैस किया जाएगा। यूक्रेन के सी ड्रोन की निगरानी के लिए बोट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। ब्लैक सी में रूस अपने जहाजों पर हाईटेक हथियार लगाने जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ब्लैक सी में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्लैक सी फ्लीट में नए कमांडर को तैनात किया गया है। रूस ब्लैक सी में फिर से अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में है। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन ने ब्लैक सी में ही पहुंचाया है। क्रीमिया पर कई हमले किए। यही वजह रही कि रूस को सेवेस्तोपोल से अपने युद्धपोत और हथियार दूसरे बेस पर लेकर जाने पड़े थे। अब उन हथियारों को वापस सेवेस्तोपोल लाया जा रहा है। साथ ही क्रीमिया पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। यानी अब फिर से रूस ब्लैक सी में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रूस जमीन पर युद्ध में फ्रंट फुट पर है, लेकिन काला सागर में युद्ध में पिछड़ रहा था। पुतिन के चुनाव जीतने के बाद से अब रणनीति में बदलाव किया गया है, जिससे ब्लैक सी से लगे पोर्ट और दूसरे इलाकों पर संपूर्ण कब्जा किया जा सके। यही वजह भी है पिछले दिनों रूस ने ओडेसा पोर्ट पर हमले तेज किए और फोकस मोल्दोवा की तरफ शिफ्ट किया है। जाहिर है ऐसे में रूस को ज्यादा हथियारों की जरूरत होगी, जिससे यूक्रेन के हमले नाकाम किए जा सके। वैसे भी ब्रिटेन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसने यूक्रेन को क्रीमिया और ब्लैक सी में ज्यादा हमले करने के लिए कहा है। जमीन पर ऑपरेशन कम करके ब्लैक सी में पूरी तरह से फोकस करने की सलाह दी है। संडे टाइम्स की रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि ब्रिटिश आर्मी कमांडर टोनी रैडिकन ने यूक्रेन से कहा है कि यूक्रेन को नॉर्थ और ईस्टर्न फ्रंट पर सुरक्षा घेरा बनाकर ब्लैक सी में आक्रामक तेवर रखने चाहिए। ऐसा करने से 2024 में यूक्रेन रूस पर भारी पड़ सकता है। इस बात का अंदाजा रूस को हो गया है, तभी सर्गेई शोइगु ने ब्लैक सी फ्लीट की कमांड अपने हाथ में ली है। यूक्रेन ने रूस को सबसे ज्यादा नुकसान काले सागर में ही पहुंचाया है। खासकर यूक्रेन के सी ड्रोन्स ने भारी तबाही मचाई। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से यूक्रेन ने काले सागर में हमले करके 26 छोटे बड़े युद्धपोतों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से 6 जहाज समंदर में डुबो दिए गए। 24 मार्च 2022 को पहला हमला करके सरातोव लैंडिंग शिप को डुबो दिया। इसके बाद 13 अप्रैल 2022 को स्नेक आइलैंड के पास मॉस्को क्रूजर को डुबो दिया। 7 मई 2022 को ही उसी जगह पर सरना क्लास लैंडिंग क्राफ्ट को तबाह कर दिया। जबकि सेवेस्तोपोल के पास 17 जून 2022 को स्पेसटेल वेसेली कॉर्वेट को डुबो दिया। फिर 29 अक्टूबर 2022 को रोस्टोव सबमरीन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जबकि 13 सितंबर 2023 को मिन्स्क लैंडिंग शिप में आग लगाकर उसे समंदर में डुबो दिया। इसके अलावा 20 और जहाजों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है जो ब्लैक सी फ्लीट में थे। सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के सी ड्रोन ने पहुंचाया है, जिसमें सी बेबी ड्रोन और मागुरा V5 ने काफी तबाही मचाई है। कामिकाजी सी ड्रोन का तोड़ रूस अभी तक नहीं निकाल पाया है, बस ओडेसा पर हमले करके अपनी भड़ास निकालता रहता है। जबकि सी ड्रोन को यूक्रेन छोटे युद्धपोत या फिर किसी भी समुद्री किनारे से छोड़कर रूसी जहाजों पर तबाही मचा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को नेटो से मिले बॉम्बर भी क्रीमिया पर हमला कर रहे हैं। यानी आसमान से बॉम्बर और समंदर से सी ड्रोन के डबल अटैक का मुकाबला करने में रूस काला सागर में नाकाम रहा है।
यही वजह है कि शोइगु यूक्रेन के सी ड्रोन के खिलाफ एक पुख्ता रणनीति बना रहे हैं। इसी वजह से सभी युद्धपोत को कैलिबर मशीन गन से लैस किया जा रहा है, जिससे समंदर में सी ड्रोन को खाक किया जा सके और रूस ब्लैक सी में अपनी बादशाहत कायम रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मोल्डोवा से अलग हो चुके रूस समर्थक स्वायत्त राज्य ट्रांसनिस्ट्रिया में पहली बार यूक्रेन युद्ध की बारूदी आंच पहुंची है। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ट्रांसनिस्ट्रिया में युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है और अब युद्ध शुरू हो चुका है। ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी तिरास्पोल के एयरबेस पर तैनात एक हेलीकॉप्टर पर कामिकाजी ड्रोन से हमला हुआ। इस हमले में Mi-8MT हेलीकॉप्टर पूरी तरह तबाह हो गया। माना जा रहा है कि हमला मोल्डोवा और यूक्रेन की साजिश है, लेकिन दावा कुछ और भी है। ट्रांसनिस्ट्रिया में क्या चल रहा है जो युद्ध का विस्तार करा सकता है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। तिरास्पोल के एयरबेस पर एक Mi-8MT हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। एयरबेस पर लगे एक सर्विलांस कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही थी। तभी कैमरे के फ्रेम में तेज गति से आता हुआ एक कामिकाज़े ड्रोन नजर आता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया ये ड्रोन पलक झपकते ही हेलीकॉप्टर से टकराया और जोरदार धमाका हुआ। इस ड्रोन हमले से ट्रांसनिस्ट्रिया का Mi-8MT हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिर गया। हेलीकॉप्टर से काला धुआं उठने लगा और एयरबेस के कई 100 मीटर दूर तक धुएं का गुबार नजर आने लगा। इस ड्रोन के हमले से ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी के सबसे सुरक्षित एयरबेस पर खड़ा एक हेलीकॉप्टर पूरी तरह नष्ट हो गया। हेलीकॉप्टर के रॉकेट और मिसाइल सिस्टम जलकर खाक हो गए। ट्रांसनिस्ट्रिया 1991 में मोल्दोवा से अलग होकर खुद को स्वायत्त क्षेत्र कहने वाला इलाका है और ये यूक्रेन के ओडेसा से सटा है। इस पट्टी में रूस ने कई सैन्य बेस बना रखे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की सुरक्षा की आंशिक जिम्मेदारी रूस संभालता है। यहाँ रूस के 1500 से ज्यादा सैनिक भी तैनात हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी सेना के कई हथियार गोदाम हैं और माना जा रहा है कि रूस समर्थक ट्रांसनिस्ट्रिया की सरकार को यह हेलीकॉप्टर भी पुतिन ने दिया था। हमला उस वक्त किया गया जब ट्रांसनिस्ट्रिया की राजधानी तिरास्पोल में रहने वाले रूसी नागरिक राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर रहे थे। तो क्या यह मतदान प्रभावित करने के लिए किया गया था या फिर इस हमले से युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है? फिलहाल इस हमले के पीछे दो तरह की थ्योरी बताई जा रही है। पहली थ्योरी यह है कि हमला यूक्रेनी सेना की ड्रोन ब्रिगेड ने किया। यूक्रेन के ओडेसा से कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च किया गया। मोल्दोवा भी इस हमले में शामिल हो सकता है। कुछ ही दिन पहले ट्रांसनिस्ट्रिया रूस को विलय प्रस्ताव भेज चुका है। मोल्दोवा नहीं चाहता कि उसका विवादित इलाका रूस में शामिल हो, इसीलिए मोल्दोवा ने ट्रांसनिस्ट्रिया पर दबाव बनाने के लिए हमला कराया। लेकिन पश्चिमी मीडिया इस हमले की दूसरी थ्योरी बता रहा है। दूसरी थ्योरी यह है कि पुतिन मोल्दोवा को जंग में घसीटना चाहते हैं। जंग छिड़ने से रूस ट्रांसनिस्ट्रिया की जमीन से यूक्रेन और मोल्दोवा पर हमला कर देगा। जंग शुरू कराने के लिए ही पुतिन ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया। यूरोप मीडिया का दावा है कि रूसी सेना ने ट्रांसनिस्ट्रिया के हेलीकॉप्टर पर हमला किया है। इस हमले के बारे में ट्रांसनिस्ट्रिया सरकार ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। ट्रांसनिस्ट्रिया ने कहा है कि हमले की जांच की जा रही है। ट्रांसनिस्ट्रिया में जंग का नया फ्रंट खुलने की आशंका कई महीने से जताई जा रही थी और अब पहली बार यूक्रेन युद्ध की आग ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंची है।
अगर हेलीकॉप्टर हमले में यूक्रेन या मोल्दोवा के शामिल होने के सबूत मिलते हैं तो ट्रांसनिस्ट्रिया रूस के समर्थन में जंग का नया फ्रंट खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में हमास ने एक बार फिर अपने कमांड सेंटर को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इजरायली सेना मुस्तैद थी। बीती रात इजरायली सेना ने गाजा के अल शिफा अस्पताल पर छापेमारी की। आपको याद होगा, यहां हमास ने अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ था और नवंबर के महीने में इजरायली सेना के साथ यहां जबरदस्त जंग भी हुई थी। इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है और दूसरी तरफ अब हमास के संपूर्ण खात्मे के लिए इजराइल राफा बॉर्डर पर हमले की योजना बना रहा है। गाजा का अल शिफा अस्पताल एक बार फिर धमाकों से दहल उठा। आधी रात के बाद अचानक यहां इजरायली फौज का हमला हुआ। अस्पताल के कैंपस को घेर लिया गया और फिर फायरिंग शुरू हो गई। इजरायली फौज रात 2:30 बजे अस्पताल में दाखिल हुई। अस्पताल को घेर कर चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। सेना को हमास के लड़ाकों के पहुंचने की खबर मिली थी। नवंबर 2023 में भी सेना ने यहां ऑपरेशन चलाया था। दिसंबर में अस्पताल से हमास का पूरी तरह सफाया हो गया था। इसके बाद यहां इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी को तैनात कर दिया था। अस्पताल में आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही थी। अल शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाकों के पहुंचने की खबर पुख्ता होने के बाद फिर ऑपरेशन की शुरुआत की गई। अस्पताल के हर कमरे की तलाशी ली गई। शक के आधार पर 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इजरायली सेना का मिशन सोमवार को पूरे दिन जारी रहा। सेना के ऑपरेशन के दौरान कई लोगों ने भागने की कोशिश की और अस्पताल में फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई। इजरायली सेना का दावा था कि अल शिफा अस्पताल में ही हमास का कमांड सेंटर था और एक बार फिर हमास यहां अपने कमांड सेंटर को शुरू करने की कोशिश में था। इससे पहले इजरायली सेना को गाजा में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इजरायली सेना ने एक ऑपरेशन में हमास के चीफ ऑफ स्टाफ मारवान इस्सा को मार गिराने का दावा किया है। गाजा के दूसरे इलाकों में भी जंग जारी है। सीजफायर पर बातचीत के बीच इजरायली सेना ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। सेना का दावा है कि हमास के अंडरग्राउंड हो चुके लड़ाके फिर से लौट आए हैं और सेना पर हमले कर रहे हैं। इजराइल की आर्मी ने एक बार फिर ड्रोन से सर्च अभियान शुरू किया है। वायुसेना से भी मदद ली जा रही है। कतर में सीज फायर पर फिर बातचीत शुरू हुई है। राफा पर इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है। राफा में लाखों लोगों ने शरण ली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने राफा पर हमला करने की सैन्य योजना को मंजूरी दे दी। राफा में 10,40,000 लोग मौजूद हैं। राफा में हमास के लड़ाके भी छिपे हुए हैं। गाजा में हमले के दौरान लड़ाके राफा भाग गए थे। अमेरिका और दूसरे देशों ने चेतावनी दी है कि राफा पर हमले होने से बड़ी त्रासदी होगी, लेकिन इजराइल अपनी योजना को आगे बढ़ा रहा है। इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास के सुरंगों पर हमला किया है। ये सुरंग गाजा के उत्तरी इलाके में थी। सेना के मुताबिक हमास की 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को नष्ट कर दिया गया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया के किसी दबाव का गाजा मिशन पर कोई असर नहीं होगा और इजराइल अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद इजराइल गाजा में ऑपरेशन जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबानी सेना के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीती रात पाकिस्तान की वायुसेना अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर चुकी है। टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन अफगानी लैंड पर पाकिस्तान के इस अटैक से तालिबान भड़क उठा है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की धमकी भी दे दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। दोनों मुल्क किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ खूनी संघर्ष का आगाज कर सकते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। पाकिस्तानी वायुसेना की एयर स्ट्राइक। दरअसल डुरान लाइन की चौकियों पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे। बस फिर क्या, इन हमलों का पलटवार करते हुए पाकिस्तानी वायुसेना ने टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान के खोश्त और पाकटीका इलाके में हमला किया। टीटीपी के कमांडर अब्दुल्ला शाह के घर पर भी हवाई हमला हुआ। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में करीब 8 लोगों की मौत की खबर है। वैसे तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के बेस कैंप को निशाना बनाया, मगर पाकिस्तान के इस अटैक से तालिबान भड़क गया और अफगान लैंड पर हवाई हमला करने वाले पाकिस्तान को सीधे युद्ध की धमकी दे दी। मसलन पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नई सरकार युद्ध की ओर ना बढ़े, वरना इन हवाई हमलों का तालिबान इस अंदाज में जवाब देगा जैसे पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा। तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमले को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के हमले में कई महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं।